दोस्तों, आपको और आपके परिवार को आखा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें कोशिकांगों की हम बात कर रहे थे। एक नंबर हमने पढ़ लिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपर्दवी जालिका। अब हम पढ़ेंगे गोल्चिकाएं। इनको गोल्ची बॉडी भी बोला जाता है। इनकी खोज जो है वो 1898 के अंदर कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी 1898 के अंदर। जो गोल्जिकाएं होती हैं ये केंद्रक के पास चपटी कोशिकाओं के रूप में स्थित होती हैं। न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, उस न्यूक्लियस के पास चपटी कोशिकाओं के रूप में स्थित होती हैं। ये 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती हैं। फर्स्ट आस्य, दूसरी जो है रिक्तिकाएं, तीसरी कुंडिकाएं। 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर ये बनी हुई होती हैं। कार्य की अगर बात करें तो शर्करा है, प्रोटीन है, पेक्टिन के निर्माण या संश्लेषण बोल सकते हो, निर्माण व इनके स्राव के लिए उत्तरदायी होती हैं। स्राव के लिए महत्वपूर्ण ये होते हैं, इनका स्राव ये करते हैं। फिर से देख लो, कैमिलो गोल्ची ने 1898 में इसकी खोज की थी। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसके पास चपटी कोशिकाओं के रूप में उपस्थित 3 प्रकार की संरचनाओं से बनी हुई संरचना को गोल्चिकाएं कहते हैं। आस्य, रिक्तिकाएं, कुंडिकाएं। इनके द्वारा शर्करा, प्रोटीन, पेक्टिन का निर्माण व स्राव का कार्य किया जाता है। एक बार डायग्राम देख लो। ठीक है, इस प्रकार की चपटी कोशिकाओं से बनी हुई संरचना 3 होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें आस्य बोला जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें रिक्तिकाएं बोला जाता है। और आपको बीच में जो लंबी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं उनको कुंडिकाएं बोला जाता है। इस प्रकार से ये जो है गोल्चिकाएं बनी हुई होती हैं। इसके बाद में बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम जो है ये भी कोशिका के अंदर उपस्थित एक कोशिकांग होता है। खोज इसकी डी डुवे ने की थी, डी डे यूवे ने की थी। डे यूवे, डे आधा है, यू बड़ा, डे यूवे ने की थी। लाइसोसोम एकल झिल्ली के होते हैं। इनके दोहरी झिल्ली नहीं होती है, एकल झिल्ली वाले होते हैं ये। और थैलेनुमा संरचना होते हैं, एक झिल्ली युक्त थैलेनुमा संरचना होती है। इनमें कणीय द्रव्य पाया जाता है। इनके अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? कणीय द्रव्य पाया जाता है, जिसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो जल अपघटनीय एंजाइम है ये शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि का क्या करते हैं? आदि को अपघटित करके सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम के अंदर उपस्थित कणीय द्रव्य जिसमें जल अपघटनीय पदार्थ होते हैं। मान लीजिए ये लाइसोसोम है, इसके अंदर कणीय द्रव्य है। इस कणीय द्रव्य में जल अपघटनीय पदार्थ है, एंजाइम है। ये एंजाइम शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो ये जो लाइसोसोम है ये क्षतिग्रस्त एवं मृत कोशिकाओं के अपघटन करता है। क्षतिग्रस्त हैं जो कोशिका चोटिल है, जो कोशिका मर चुकी है, उन कोशिकाओं के अपघटन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? लाइसोसोम की होती है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग।
बहुत बार प्रश्न पूछा गया। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम जो है वो देखिए, इसकी जब झिल्ली फटेगी, इसकी झिल्ली फट जाएगी, कोशिका में स्थित है ये, झिल्ली फटी, झिल्ली फटने से इसमें उपस्थित जो एंजाइम है, कौन से, जल अपघटनीय एंजाइम, वो इसका पाचन कर देंगे। वो किसका पाचन कर देंगे? सेल का। जिस सेल में ये लाइसोसोम उपस्थित है उस सेल का पाचन कर देते हैं और पाचन करने से आपको पता है वो कोशिका मृत हो जाएगी। इसलिए आत्मघाती थैली, अगर झिल्ली फटी खुद तो गए ही, साथ में कोशिका को और लेके गए। तो इस प्रकार से हमने 1 नंबर अंत है परदवी जाली का, 2 नंबर गोलचिकाएं, 3 नंबर लाइसोसोम की बात कर ली। अब कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की हम डायग्राम बनाएंगे, उसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट कोशिकांग है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो ये जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ओनली प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल्स, जबकि एब्सेंट किस में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, जिनमें अस्पष्ट केंद्रक होता है उनके अंदर ये नहीं पाया जाता। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है, सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। ठीक है, ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी। कोशिका को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है। पावर हाउस, या फिर इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस, या इसको क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह कहा जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें तो जिन कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा चाहिए उनमें इनकी संख्या अधिक होती है, और कोशिकाओं में, अलग अलग कोशिकाओं में इनकी संख्या जो है वो अलग अलग होती है। यह नहीं है कि निश्चित है, निश्चित नहीं है, अलग अलग कोशिकाओं में इनकी संख्या जो है वो अलग अलग होती है। खोज की बात करते हैं तो कोलिकर नाम का वैज्ञानिक था, उसने 1880 के अंदर की थी, 1880 में की थी। कौन था? कोलिकर नाम का वैज्ञानिक था जिसने 1880 में की थी। ठीक है, नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो बेंदा ने दिया था। नाम किसने दिया था? बेंदा ने दिया था। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की, ये तो बेसिक बातें हो गई, खोज हो गई, कोलिकर ने 1880 में की थी, नाम जो है वो बेंदा ने दिया था। बेंदा एक व्यक्ति, वैज्ञानिक का नाम है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती। ऊर्जा प्रदान करती हैं कोशिका को। दिस इज सो गाइडेड बाय पावर हाउस। इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। किसका? कोशिका का। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करते हैं तो संरचना जो है वो ध्यान से आपको देखनी है कि इसकी संरचना जो है वो कैसी होती है। संरचना सबसे पहले मैं बनाता हूँ साथ साथ। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कैसा कोशिकांग होता है? इस प्रकार से दोहरी झिल्ली युक्त। एक बार मैंने एक ही बनाई है, लेकिन ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, इसकी जो बाह्य झिल्ली है जो मैंने बनाई है वो चिकनी व समतल होती है। ये जो मैंने झिल्ली बनाई है ये चिकनी व समतल होती है। क्या होती है? चिकनी व समतल होती है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, इसकी आंतरिक झिल्ली जो होती है वो गुहा के अंदर स्थित होती है और उसमें जो है अंगुली के समान वलन पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। अंगुली के समान वलन। इस प्रकार से पूरी सेल्स के अंदर, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं। ये हो गई आंतरिक झिल्ली। ये है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर।
इन वलनों को क्रिस्टी, ये तो हो गई बाह्य झिल्ली, साथ में नाम लिख देता हूं, बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली, ठीक है। और ये हो गई अंगुली समान उभार जो थे, इनको बोला था क्रिस्टी, ठीक है। आपको यही बनाना, इसका डायग्राम मैं साथ में डाल दूंगा। बाह्य झिल्ली को बोला था क्रिस्टी, ठीक है। इसके बाद देखिए बाह्य झिल्ली, ठीक है। ये हो गए क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर कुछ कण पाए जाते हैं, सैवरत कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सैवरत कण पाए जाते हैं इस प्रकार से। उनको क्या बोला जाता है? ऑक्सीसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सीसोम बोला जाता है, ऑक्सीसोम बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा क्रिस्टी के मध्य का जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो भाग है अंदर वाला, क्रिस्टी को छोड़ के जो भाग है, इसको मैं और गहरा कर देता हूं, इससे आपको अंदर वाला भाग थोड़ा सा हल्का दिखाई दे। ये क्रिस्टी भाग था। इसके ये अंदर वाला भाग जो है, इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। इसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, या इसको आदात्री बोला जाता है। मैट्रिक्स, या इसको क्या बोलते हैं? आदात्री बोलते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स भाग में 65 से 70% प्रोटीन होती है। इस मैट्रिक्स भाग में 65 से 70% क्या होती है? प्रोटीन होती है। 25% फास्फोलिपिड्स होती है। 25% क्या होती है? फास्फोलिपिड्स होती है। एंड 0.5% आरएनए होता है। और आरएनए के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें डीएनए एंड राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। इस आधात्री के अंदर क्या उपस्थित है? 65 से 70% प्रोटीन, 25% फास्फोलिपिड, तो लगभग तो यही पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा 0.5% आरएनए, इसके अलावा डीएनए व राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित जो एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करने में भी सहायक होते हैं। श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करने में भी वो क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आपको मैंने पूरी बता दी है। यह का जो डायग्राम है, ऐसे का ऐसा आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाना है। ये फोटो मैं आपको अपनी कॉपी के अंदर डाल दूंगा, तो आपको सेम टू सेम ये बनाना है, ठीक है। आगे देखिए, अब अगला कोशिकांग रहेगा कोशिकांग लवक। प्लेस्टिड्स नाम दिया हुआ है आपकी किताब में। क्या नाम दिया हुआ है? प्लेस्टिड्स। लवक हमारा आज का अंतिम टॉपिक रहेगा। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ये केवल और केवल किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। एनिमल सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है, ठीक है। लवक जो होते हैं, इनमें कई प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। इसलिए इनको कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जिसे बोलते हैं। हरित लवक को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ठीक है। दूसरा वर्णी लवक, तीसरा अवर्णी लवक, ठीक है। हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर हरित लवक की बात करेंगे, ओनली फॉर हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट की हम लोग बात करने वाले हैं। हरित लवक जो होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है या पत्तियों के अंदर भोजन निर्माण करता है, ठीक है। हरित लवक जो होते हैं वो पादप के अंदर पत्तियों तथा अन्य शाखाएं उनके अंदर स्थित हो सकते हैं। ज़्यादातर ये पत्तियों में स्थित होते हैं,
कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। हरित लवक की संरचना की अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी बहुत ही आसान संरचना होती है। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। कैसे कोशिकांग होते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। और इनके अंदर जो भाग, अंदर का जो पदार्थ वाला भाग होता है, इस प्रकार से देखिए, आपको दिखाई देना होगा, इस प्रकार से ये दोहरी झिल्ली युक्त भाग होते हैं। ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त भाग होते हैं। बाहर वाली झिल्ली को बाह्य झिल्ली व अंदर वाली को अंतः झिल्ली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतः झिल्ली बोला जाता है। अंतः झिल्ली के बाद में जो भाग होता है बीच का, उसको पीठिका या स्ट्रोमा भाग कहा जाता है। स्ट्रोमा भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीठिका या स्ट्रोमा भाग कहा जाता है। इस भाग में डीएनए व राइबोसोम उपस्थित रहते हैं। कौन उपस्थित रहते हैं? डीएनए व राइबोसोम। इसके अलावा इसके बीच में जो है झिल्लीनुमा जटिल झिल्ली तंत्र पाया जाता है। सिक्कों के रूप में, सिक्कों का जब चट्टा बनाते हैं, जैसे एक सिक्के पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, इस प्रकार से एक झिल्ली तंत्र पाया जाता है। इस प्रकार से ये पाया जाता है। इनको बोला जाता है थाइलेकोइड। क्या बोला जाता है? थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड के प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है? ग्रेनम बोला जाता है। पीठिका ये हो गई। ठीक है, ये हम अगर इनकी बात करें, इनको थाइलेकोइड बोला जाता है। थाइलेकोइड बोला जाता है। प्रत्येक भाग को ग्रेनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेनम। और इन थाइलेकोइड को जोड़ने वाले को इंटरग्रेनम कहा जाता है। इनको जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? इंटरग्रेनम कहा जाता है। ये हरित लवक की संरचना होती है जो आपके सामने है। ठीक है, इस ग्रेनम भाग में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार से होती है। एक तो है प्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा और एक प्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा। हरित लवक में ये दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया होती है ग्रेनम भाग में। किस भाग में होती है? ग्रेनम में। अप्रकाशिक अभिक्रिया ये जो है स्ट्रोमा भाग या पीठिका भाग, इसके द्वारा संपन्न होती है। इस प्रकार से हरित लवक का आपको संरचना बनानी है, मैं आपके कॉपी में डाल दूंगा। तो ये हमारा जो है कोशिकांग जो है वो हरित लवक जो पूरा हो चुका है। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को आका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बाद हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे।